हेलो फ्रेंड्स, टीचर्स एकेडमी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के इस सेशन में हम लोग जो सीटेट का ऑफिशियल सिलेबस है उस सिलेबस में जितने टॉपिक इंक्लूड है उसमें से हम लोग आज सेकेंड टॉपिक यानी बाल विकास के सिद्धांत, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक यानी 2011 से लेकर के 2019 8 दिसंबर तक के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो खास करके आज के इस वीडियो में आप लोगों को 2011 से लेकर के 2016 तक के सभी क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी पूर्ण व्याख्या के साथ। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट इस सेशन को करने के लिए आए हैं तो वे सभी साथ में एक कॉपी पेन जरूर रखेंगे, क्योंकि हम बहुत ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं जो आपके ऑप्शन में छुपे होते हैं। हम केवल आंसर बता करके आगे नहीं निकलते हैं। तो मात्र 10 क्वेश्चन ही आज हम लोग डील करेंगे गाइज। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ है टीचर्स एकेडमी ग्रुप, इस चैनल को आप अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और आप टेस्ट को अंत तक दीजिए, तभी आपको जाकर के ये पता चलेगा कि हमारा जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है वो कहाँ तक है, कब हमें कितना पढ़ना चाहिए, कितना मेहनत करना चाहिए, कौन ऐसा टॉपिक है जिससे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और उस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं सीटेट में। तो चलिए अब हम आपको दिखलाते हैं बाल विकास के सिद्धांत से कि 2011 से लेकर के 16 तक कौन कौन से ईयर में कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है विगत वर्ष सीटेट की परीक्षा में प्रश्न पत्रों का विश्लेषण से यह पता चलता है कि इस अध्याय से देखिए 2011 में आपका 3 प्रश्न पूछा गया है, यानी कोई ऐसा ईयर नहीं है जिसमें इस सेट से यानी इस टॉपिक से कम से कम 1-2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 2012 में 2 प्रश्न पूछा गया है, 2013 में 1 प्रश्न पूछा गया है, 14 में 1 प्रश्न, 15 में 1 प्रश्न और गाइस 17 में तो एग्जाम हुआ नहीं है, 16 में भी पूछा गया है, उसका इसमें इंक्लूजन नहीं किया गया है। तो दोस्तों देखिए, अब हम आप लोगों को आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करवाएंगे। उससे पहले आप लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके शेयर करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम जो है आप लोगों को NCERT बेस्ड तैयारी करवाए हैं और सभी सब्जेक्ट का कंटेंट और पेडागोजी जो भी है, जो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, वो सभी का वीडियो अपलोड है। कम से कम डेली हम 2 सेशन आप लोगों के लिए लेते हैं, एक 2 बजे और एक रात को 9:30 बजे, और वो सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में कलेक्ट करके आप लोगों के लिए रख दिया गया है, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले यानी ये 21 नंबर क्वेश्चन है, यानी 1 से 20 तक के जो जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने 2 सेशन में ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे ये सीटेट जून 2011 का क्वेश्चन है। ये सीटेट जून 2011 में इस टॉपिक से इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है जो सेम टू सेम यहाँ आपको दिख रहा है। तो क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे गाइज। आप लोग अब आंसर करने के लिए तैयार हो जाइए और माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, यानी क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, आंसर क्या देना है, क्योंकि ये बीटेट और कोई अदर टेट नहीं है, ये है आपका सी टेट और इसमें जितना भी ऑप्शन होता है वो लगभग सेम टाइप का होता है, यानी सही होता है आंशिक रूप से, लेकिन सीटेट उसी ऑप्शन को सही मानता है जो पूर्ण रूप से सही होता है। तो इसलिए आप लोगों को जो ऑप्शन में लगे कि यह पूर्ण रूप से सही है उसी को हमको टिक करना है। तो क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं गाइस। जितने भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेंगे, ज़्यादा नहीं 2-3 मिनट आप लोगों से हम बात किए हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। देखिए, शिक्षण कहने का मतलब टीचिंग, यानी आप लोग जो है निचली कक्षा यानी वर्ग 1-2 में जो आप टीचिंग में प्ले का जो यूज करते हैं
वो आपका किस चीज पे आधारित होता है, ध्यान से आंसर कीजिए, ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए, जल्द से जल्द आंसर करेंगे। देखिए ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर। देखिए बच्चों को अगर खेल खिलवाया जाता है, खेल के माध्यम से शिक्षा दिया जाता है, तो ये भी एक टीचिंग का मेथड है, शिक्षण का माध्यम है, शिक्षण का विधि है। और खेल के द्वारा जो व्यायाम करवाया जाता है वो शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन केवल शारीरिक शिक्षा पे ही नहीं है, शारीरिक के साथ साथ बच्चों का जो है मेंटल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट सभी पे इंक्लूड है। तो ये हमारा आंशिक रूप से सही है, इसलिए ऑप्शन हमारा गलत है। शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर बात तो सही है, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक यानी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पे ये आधारित है। देखिए जब खेल विधि के माध्यम से शिक्षा दिया जाएगा तो ग्रोथ, वृद्धि जो है आपका शारीरिक विकास की ओर इंगित करता है। अब बात आती है विकास का, तो विकास हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास के हम आयाम भी आप लोगों को बता चुके हैं कि मुख्य रूप से विकास के 3 आयाम हैं। एक है आपका संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक जिसे मानसिक या भाषाई विकास भी, इसके अंतर्गत आपका भाषाई विकास भी होता है। सेकेंड है आपका जो है शारीरिक विकास। अब शारीरिक विकास जो बालक का होता है इसमें भी मोटर डेवलपमेंट यानी स्थूल गतिक और सूक्ष्म गतिक कौशल का विकास होता है। थर्ड है आपका सामाजिक विकास, और ये सामाजिक विकास के अकॉर्डिंग गाइस आपका आता है मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास, और आता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट यानी संवेगात्मक विकास। तो जब खेल विधि के माध्यम से शिक्षा दिया जाएगा और उसमें जो आपका वृद्धि विकास मनोवैज्ञानिक है, तो ये मनोविज्ञान के अंतर्गत ही ये सभी का अध्ययन किया जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को कलेक्ट किए हैं, ऑप्शन नंबर सी के तरफ गए हैं, बिल्कुल सही गए हैं। इसीलिए हम पहले ही बताए हैं कि आपको उसी ऑप्शन को चूज करना है जिसमें लगे कि तीनों बाकी बचे सभी ऑप्शन का हेड यही है। ठीक है, तो 21 का आपका ऑप्शन नंबर सी आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है। और जितने भी स्टूडेंट सी किए हैं बिल्कुल सही है, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करेंगे सभी स्टूडेंट। चलिए आज के सेशन का सेकेंड क्वेश्चन ये है आपका सीटेट जून 2011 का क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, सीटेट जून 2011। और देखिए गाइस, ये यहाँ पे जो हरिओत सर लिखा हुआ है ये हम इसलिए लिखे हैं कि अगर आपको टीचर्स एकेडमी सर्च करने में प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट हरिओत सर सर्च कीजिए, हम आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। यानी आपका क्वेश्चन यहाँ पे निगेटिव है तो आपको निगेटिव ऑप्शन को ही चूज करना है। तो ध्यान से आंसर कीजिए आज के सेशन का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। तो हम ऑप्शन नंबर 1 की ओर से चलेंगे। देखिए सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की अवस्था, ये जो है आपका मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। यानी बच्चे को सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना यानी उसको सहायता करना चाहिए। अगर वो कोई कार्य किया है तो उसको हम सराहना करेंगे, उसको उसके कार्य को हम गलती साबित नहीं करेंगे बल्कि उसे हम सहारा प्रदान करेंगे। तो ये मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, लेकिन ऑप्शन है संबंध नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। संवेगात्मक सुरक्षा की अवस्था, बच्चों के इमोशन को कैरी करना है आपको, उसके इमोशन को प्रोटेक्शन देना है, उसके जो संवेग है, संवेग का जो नीड है उसको आपके वर्ग कक्ष में स्थान देना है, तभी जाकर के बालक सीख सकता है। और यह मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबंध है, लेकिन नहीं होने के कारण हमारा ऑप्शन ये भी गलत है। सन्निध संगति की आवश्यकता, शिक्षक और छात्र के बीच हमेशा एक समाजीकरण जो है वो मित्रवत होना चाहिए। यानी छात्र अपने समस्याओं का समाधान के लिए शिक्षकों के साथ बेझिझक अपने समस्या का प्रदर्शन प्रस्तुत कर सके। तो ये भी संबंध है, लेकिन हमें तो भैया निगेटिव ऑप्शन चूज करना है। तो 3 ऑप्शन जब हम गलत कर सकते हैं तो बचता है एक ऑप्शन 3 कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। देखिए
ये जो है शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ जो मल मूत्र पसीना ये सभी जो निकलता है, इसका मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ कोई संबंध नहीं है। यानी जो जिसके पास मनोविज्ञान का समझ नहीं भी है, उसके शरीर से भी शरीर अपशिष्ट पदार्थ निकलता है। एज फॉर एग्जाम्पल कि देखिए, मनोविज्ञान में किस चीज का अध्ययन किया जाता है कि खास करके शिक्षा मनोविज्ञान में बाल्यावस्था से शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। और पशु जो है उसका अध्ययन कुछ कम किया जाता है, बट वो भी जो है अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को नियमित रूप से बाहर निकाल देता है। तो आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। 2011 जून का यह क्वेश्चन है गाइस, थोड़ा हम समझाते इसलिए है ताकि आप लोगों को फिर नेक्स्ट ईयर जो क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के लिए बैठिएगा तो आपको कभी भी समस्या नहीं होगी। चलते हैं आज के सेशन के थर्ड क्वेश्चन सेशन। ऐसे ही करके हम थोड़ा थोड़ा फास्ट करके माइनस करके 50 to 20 मिनट में हम लोग 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। अब है ये सीटेट जून 2011 का क्वेश्चन। देखिए, केवल 2011 में कितना बार क्वेश्चन पूछ गया। ये तीसरा क्वेश्चन जो है हम आपके साथ अभी डील कर रहे हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। देखिए, कभी नहीं समाप्त होने वाला। जैसे बोलते हैं कि हम लोग निरंतर अभ्यास करेंगे, हम लोग किसी कार्य में निरंतर अभ्यास करेंगे, यानी जब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी तब तक नहीं रुकेंगे। तो जो कभी न रुकने का मतलब कि जो निरंतर चलते रहता है, तो ये आपका निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है, जो ऑप्शन नंबर 2 में सही है। तो बाकी बचा एस्पेक्ट जो है विकास के सिद्धांत जो है, डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे तो फायदा ही है। फर्स्ट है अंतर संबंध का सिद्धांत, यानी विकास के जितने भी एस्पेक्ट है, जितने भी सिद्धांत है, वो सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। यानी जिसका शारीरिक विकास अच्छे गति से होता है, एक स्वस्थ शरीर है, उसका सामाजिक मानसिक भाषाई विकास भी उसी ढंग से होगा जिस ढंग से उसका शारीरिक विकास होगा। तो ये है अंतर संबंध का सिद्धांत। कहने का मतलब कि शरीर के शारीरिक विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। एकीकरण का सिद्धांत का मतलब कि सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ना, यानी बालकों को पहले जनरल एक्टिविटीज करना, उसके बाद स्पेसिफिक एक्टिविटीज करना। एज फॉर एग्जाम्पल कि उसे अगर कलम पकड़ना होता है तो शैशवावस्था का बालक पहले मुट्ठी से कलम पकड़ेगा, ये हुआ इसका सामान्य क्रिया यानी जनरल एक्टिविटीज। फिर जैसे जैसे उसका विकास होगा वो फिर उंगली से कलम पकड़ना, ठीक ढंग से कलम पकड़ना सीख जाएगा, वही होता है एकीकरण का सिद्धांत। उसके बाद है अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी ये अंतःक्रिया किया, यानी सभी जो उसका विकास का जो सिद्धांत है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, और सभी एक समाज के साथ अंतःक्रिया करके ही बालक जो है भाषा सीखते हैं। ये बात आपका महान मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कभी न समाप्त होने का, कहने का मतलब निरंतर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है 23 का। चलिए गाइस, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन, जो जनवरी 2012 में पूछा जा चुका है। सीटेट जनवरी 2012। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, यानी नीचे जो आपका फोर ऑप्शन है इसमें से आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास का सिद्धांत चूज करना है। 3 ऐसा ऑप्शन मिलेगा जो विकास के सिद्धांत नहीं है, 3 गलत ऑप्शन। देखिए, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं होती है, बात गलत है, यह विकास का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से सभी जुड़े हुए हैं। सभी का विकास दर समान नहीं होता है, बात सही है, सभी का विकास दर समान नहीं होती है। इसीलिए तो हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेज एक पॉइंट पढ़ना है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, यानी सभी में विकास का दर भिन्न गति से होता है। एज फॉर एग्जाम्पल स्टेज के अनुसार अगर देखें, अवस्था के अनुसार, तो शैशवावस्था में बालकों का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास मंद गति से होता है, फिर किशोरावस्था में तीव्र गति से, यानी डेवलपमेंट जो है ओवरलैपिंग करता है। इसका ग्राफ ऐसे न हो करके, इसका ग्राफ कैसे होता है विकास का, इसका ग्राफ हम बना करके दिखाते हैं। ऐसे हुआ शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में फिर मैच्योरेशन आएगा, यानी जो शैशवावस्था में विकास हुआ है, फिर किशोरावस्था में तीव्र गति से, उसके बाद फिर रुकता नहीं है, यानी धीरे धीरे चलता है विकास। उसके बाद फिर संवेगात्मक विकास, भाषाई विकास, नैतिक विकास, ये सभी प्रकार का विकास होते रहता है। तो यही बात था। उसके बाद हमारा तो ऑप्शन मिल गया है कि ऑप्शन नंबर बी सही है, लेकिन चर्चा करेंगे कि सी और डी क्यों नहीं है।
विकास हमेशा एक रेखीय होता है, तो अभी हम आपको बता दिए कि विकास एक रेखीय नहीं होता है, विकास कभी भी ऐसे गति नहीं करता है। विकास जो है बुद्धि की तरफ बहुआयामी है, इसके भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। तो थोड़ा ब्रश का कलर चेंज कर देते हैं गाइस। अब है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं, ये भी बात गलत है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो आप जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी की तरफ गए हैं बिल्कुल सही है, तो वही स्टूडेंट आंसर को सही कर रहे होंगे जो हमारा सभी क्लास रेगुलर अटेंड किए हैं, यानी सभी टॉपिक का वीडियो जो हम अपलोड किए हैं वो आप लोग देख चुके होंगे, तभी आपका सही हो रहा होगा। अब आप लोग कमेंट में बताते रहिए, लाइव चैट में चैट करते रहिए, क्योंकि ये मॉक टेस्ट है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिए। 25 आंशिक पुनर्बलन यानी रिंफोर्समेंट, आपको अंदर से जो रिंफोर्समेंट मिलता है, खुद से जो पुनर्बलन मिलता है, वो किस प्रकार का होता है। नवंबर 2012 का क्वेश्चन पूछा गया है। वास्तविक कक्षा में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। ध्यान से आंसर कीजिए। देखिए आंशिक पुनर्बलन जो है कक्षा कक्ष में उपयुक्त किया जा सकता है, ये बात गलत है। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक, पशुओं के बारे में नहीं बोला गया है। देखिए आपको अंदर से, देखिए एक पुनर्बलन जो होता है दो प्रकार के, एक बाह्य और एक आंतरिक आंशिक। तो देखिए ध्यान से आंसर करिए। अब हम दो ऑप्शन को कट कर दिए हैं तो बचता है दो ऑप्शन, अब जल्द से जल्द आंसर कीजिए। देखिए आंशिक पुनर्बलन जो है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, यानी आप खुद से मोटिवेटेड है कि हमें, जैसे पुनर्बलन कब मिलता है कि अगर आप कोई काम करते हैं, आप उसमें सफलता प्राप्त करते हैं, तो खुद से आप प्रेरित होते हैं, अंदर से आपको पुनर्बलन मिलता है कि फिर से नेक्स्ट काम करो, इसमें भी आप तुमको सफलता मिलेगा। तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप सीटेट का एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्रैक करते हैं, तो ये आपका खुद से रिइंफोर्समेंट मिला कि हम अब केवीएस का भी प्रिपरेशन करेंगे। ये होता है कि सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। और सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी कहने का मतलब कि आपका जो पुनर्बलन है वो बाहरी रूप से किसी के द्वारा दिया गया फोर्स करके कि तुम ये काम करो सफलता मिलेगा मिलेगा, तो ये कम प्रभावी होता है। तो यही बात है कि सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर सी। गाइड समझाते हैं, थोड़ा समय लगेगा, कम से कम 1 मिनट इस क्वेश्चन पे, इसलिए आप लोग सेशन को अंत तक करेंगे। लास्ट 5 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं। अब आपको दिख रहा है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में गाइस क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी नीचे जितना भी आपका 4 ऑप्शन है उसमें से 3 ऑप्शन असत्य होगा और 1 ऑप्शन सत्य होगा। और ये जुलाई 2013 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अब आंसर करना है आप लोगों को, जल्द से जल्द आंसर कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, ये बात गलत है। शिक्षक अगर बच्चों से प्रश्न नहीं पूछेगा तो मूल्यांकन का काम कैसे होगा? देखिए इवैल्यूएशन और असेसमेंट, आकलन एवं मूल्यांकन एक टॉपिक पढ़ना है आप लोगों को, वो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे जैसे जैसे हम लोग उस टॉपिक तक पहुंचेंगे। जैसे भी वाइगोत्स्की चल रहा है, उसके बाद कोहलबर्ग, उसके बाद प्रगतिशील शिक्षा एवं बाल केंद्रित शिक्षा, फिर हम लोग पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा। इसी तरीके से हम लोग चलेंगे, बुद्धि चैप्टर तक के बाद ये चलेंगे हम लोग आकलन मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण में रिमीडियल और ये सब जो टीचिंग का जितना भी पार्ट है उसमें तो आप लोगों को हम बताएंगे। बट अभी जो आपके सामने दिख रहा है इसमें भी सीखने का प्रयास कीजिए। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो ये आपके संज्ञानात्मक विकास यानी मानसिक विकास में बाधक नहीं है बल्कि साधक है, क्योंकि आपका कंफ्यूजन दूर होता है, आपका कंसेप्ट डेवलप होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित है, गलत है। अगर आप किसी चीज को सीखते हैं अधिगम, तो अधिगम का मतलब है कि आप प्रभावित हुए हैं, आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हुआ है, ठीक है, और ये आपको सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, इफेक्टिव करता है, इफेक्ट पहुंचाता है। तो 2 ऑप्शन तो हमारा गलत साबित हो गया यहाँ तक। हमें तो एक ऑप्शन सत्य चुनना है। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं और खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। देखिए शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से नहीं सीखते हैं, उनको जैसा सिचुएशन मिलता है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो सीखते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल कि भाषा विकास का सबसे संवेदनशील समय जो है
पूर्व बाल्यावस्था है, क्योंकि इस स्टेज में बालक भाषा बहुत तीव्र गति से सीखता है और इस अवस्था के बाद भाषाई विकास उतना तीव्र गति से नहीं होता है। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं सीखना एक निश्चित तरीके से होता है। कोई बहुत जल्द सीख जाता है तो कोई थोड़ा लेट से सीखता है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की ओर इंडिकेट करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 गलत है, जो असत्य कथन था। अब सत्य कथन है कि खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। बिल्कुल सही है कि अगर आप खेलते हैं तो खेलने से आप अकेले नहीं खेलिएगा, आप हो सकता है कि ग्रुप में खेलिएगा, तो ग्रुप में खेलिएगा तो ग्रुप जो समूह जो है समाज का एक लघु रूप है, तो इसके लिए आपका सही हो गया। संज्ञान यानी ग्रुप में खेलने से आपका कुछ मानसिक विकास भी, बौद्धिक विकास भी हुआ है। तो 26 का आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही है 26वां नंबर क्वेश्चन का। ये सीटेड जुलाई 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। गाइस सभी स्टूडेंट लाइक करेंगे जो लाइक नहीं किए हैं, और नए वाले स्टूडेंट को तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अभी कभी करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज के सेशन में मात्र 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, बहुत जल्द उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए गाइस क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, हमें नहीं लगता कि क्वेश्चन ज्यादा, चलिए लगभग छोटा हो गया, धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन है कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है, यानी कोई बालक जो है पहले विद्यालय में आता है तो खूब चिल्लाता है, स्वतंत्र होकर के चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव जो है चिल्ला करके व्यक्त नहीं करता, अपितु उनके कंधे व गर्दन का पेशियां तन जाती है। देखिए क्वेश्चन है कि कंधे व गर्दन का पेशियां तन जाती है, उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? यानी उसके बिहेव में जो चेंजिंग हुआ, उसके गर्दन और कंधे का जो मांसपेशियां तन गया और इसके बिहेव, इसके कारण जो उसके बिहेव में चेंजिंग हुआ, यह किस सिद्धांत का बेस है, किससे संबंधित है? सीटेट फरवरी 2014 में प्रश्न पूछा गया है। जल्द से जल्द आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट, जल्द से जल्द। 27वां नंबर क्वेश्चन देखिए, विकास क्रमिक रूप से होता है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। विकास, यहाँ बालक रोने का बात कर रहा है। निरंतर होता है तो यहाँ पे ये भी बात इसका नहीं होगा। अलग अलग लोगों में विकास की भिन्न रूप से होता है। देखिए सभी बालक विद्यालय आते समय आने के समय रोता ही रोता है। देखिए ध्यान से आंसर कीजिएगा। विभेद व एकीकरण, देखिए विभेद व एकीकरण के लक्षण, यानी उसका विकास जो है पहले की अपेक्षा अब बहुत अच्छा भास्ट तरीके से हो गया। तो 27 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। ये फरवरी 2014 का क्वेश्चन है। 28वां क्वेश्चन आज के सेशन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? यानी बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सब सितंबर 2015 का क्वेश्चन है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, बात सही है, और यह जो है आपका विकास का सिद्धांत है, लेकिन नहीं होने के कारण हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ये भी सिद्धांत है, लेकिन ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, निगेटिव पूछ रहा है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ता है, ये बात सही है, गलत है, और ये सही आंसर हो जाएगा। देखिए सभी विकास एक अधिगम तथा अधिगम समान गति से आगे बढ़ता है, ये बात गलत है। बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है वो भिन्न अवस्थाओं में भिन्न गति से होता है, और सीखने का गति भी है एक समान नहीं होता है, भिन्न भिन्न तरीके से बालक सीखते हैं। तो हमारा यही जो है बालक के विकास का सिद्धांत नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी की तरफ गए हैं सभी का सही है। 4th ऑप्शन है सभी विकास के क्रम का पालन करते हैं, जी बिल्कुल करते हैं, ये विकास का सिद्धांत है, लेकिन नहीं है, तो ये ऑप्शन कैसे सही कर सकते हैं? अब हमारा लास्ट क्वेश्चन पे चर्चा होगा। 29 नंबर क्वेश्चन, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, यानी मतलब कम मात्रा में देख सकता है, सामान्य बालकों की तरह नहीं देख सकता है, उसके लिए आप क्या कीजिएगा? देखिए बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालिएगा, तो अगर उसे को दृष्टि बाधित है तो उसमें अगर कुछ चेंजिंग नहीं लाइएगा तो ये तो गलत बात है, तो ये तो गलत हो गया। जैसे जिसे कम दिखता है तो उसे आपको विद्यालय में वर्ग कक्ष में आगे के बेंच पे बैठाना चाहिए, यानी उसे विशेष व्यवस्था देना चाहिए। उसे हो सकता है तो चश्मा का प्रयोग, चश्मा अलाउ करना चाहिए, उसे चश्मा देना चाहिए, तो ये सभी बात करना चाहिए। उसे शिक्षा नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं शिक्षा दीजिएगा? राइट टू एजुकेशन एक्ट में यह बात कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी प्रकार के बालकों को शिक्षा
निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन गलत है। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, जी नहीं, उसे आप विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में भी रख सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। 29th का जितना भी स्टूडेंट डी नंबर ऑप्शन की ओर गए हैं सभी का सही है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन, सीखना यानी अधिगम। अधिगम क्या है? सीखने वाले के संवेगों को प्रभावित नहीं करता है। अगर आप किसी चीज को सीखते हैं तो वो आपके इमोशन को प्रभावित नहीं करता है, करता है, ऑप्शन ये गलत है। संवेग में क्षीण संबंध है, बात गलत है। सीखने वाले के संवेग से स्वतंत्र नहीं है, सीखने वाले के संवेग से इंटर रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो जितना भी स्टूडेंट आज के सेशन को अंत तक किए हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कितना मार्क्स गेन किए, और बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है ये सभी क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने में, बताइए। क्योंकि यह जो हम चर्चा किए हैं आप लोगों के लिए, ये टॉपिक 2 था। आज टॉपिक 2 प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे। और अब जो हमारा नेक्स्ट आप लोगों को जो क्वेश्चन से प्रैक्टिस होगा वो टॉपिक 3, और वो टॉपिक 3 का नाम है दोस्तों आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो गाइस अब वीडियो को खत्म करते हैं। सभी स्टूडेंट लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देंगे प्लीज। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।